दोस्तों, एक शहर था स्टालिनग्राड। 1942 में इस शहर पर हिटलर की नाजी आर्मी ने भरपूर हमला किया। हमलावर फौज को अपने गोला बारूद पर बड़ा नाज था, तो दूसरी तरफ इस शहर की हिफाजत करने वाली रशियन स्टालिन आर्मी भी इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। यूं ये सिर्फ दो शहरों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये दो डिक्टेटर्स की अनाओं का टकराव बन गया। दोनों की अनाओं और सोल्जर्स के जज्बे ने वो दास्तान रकम की कि दुनिया आज भी इससे पनाह मांगती है। इस खूनाशान जंग ने स्टालिनग्राड को तारीख में अमर कर दिया, क्योंकि इंसानी तारीख में कभी किसी एक शहर की लड़ाई में 20 लाख से ज्यादा इंसान मारे गए या जख्मी नहीं हुए, लेकिन स्टालिनग्राड में हुए। कभी एक लड़ाई में, एक शहर की लड़ाई में 1000 तैयारे नहीं गिरे, मगर इस लड़ाई में गिरे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यह नाकाबिले फरामोश डिसाइसिव बैटल फैसला कुन जंग क्यों लड़ी गई थी, फैसला इसका क्या हुआ, और इस लड़ाई का एक नाम चूहों की लड़ाई क्यों है। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की सीरीज जनरल्स एंड बैटल के सीजन 2 की इस किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। स्टालिनग्राड की लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में लड़ी गई थी। यह वो वक्त था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम को शुरू हुए 3 बरस के करीब हो चुके थे। यूरोप में हिटलर की नाजी जर्मनी के बड़े दुश्मन फ्रांस और बरतानिया दोनों शिकस्त खा चुके थे। बरतानिया अपना जोग्राफिया बचाने में मसरूफ था, तो फ्रांस पर तो जर्मनों ने बाकायदा कब्जा कर लिया था। बाकी ज्यादातर यूरोपियन ममालिक जर्मनों के कब्जे में आ चुके थे या फिर उनके इत्तेहादी बन गए थे। बस चंद ममालिक ही गैर जानिबदार थे, जैसे कि स्विट्जरलैंड। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क सोवियत रूस अभी काफी हद तक आजाद तो था, लेकिन जर्मन फोर्सेस इसे भी हड़प करती जा रही थी। वो ऐसे कि हिटलर की फौज रशियन कैपिटल मॉस्को के करीब पहुंच चुकी थी। शुमाल मगरिब में, नॉर्थ वेस्ट में लेनिनग्राड उनके मुहासरे में था, और नीचे जनूब में, साउथ में यूक्रेन तक तमाम सोवियत इलाके जर्मनों के कब्जे में आ चुके थे। इन हालात में सोवियत रूस की फोर्सेस जो जनूबी इलाकों में, साउदर्न रीजन्स में मौजूद थी, उनकी वाहिद सप्लाई लाइन 3000 किलोमीटर तवील वोल्गा रिवर थी। दरिया वोल्गा ही के रास्ते उन्हें मॉस्को से असलहा और मदद पहुंचती थी। अगर इस दरिया को कहीं से भी काट दिया जाता तो जनूबी सोवियत रूस का इलाका मॉस्को से सोवियत रूस के मरकज से कट जाता, जिसका नतीजा ये होता कि चेचनिया और अजरबैजान जैसे तेल की दौलत से माला माल इलाके जर्मनों की झोली में आन गिरते। अब जाहिर है जंग में बहुत सा फ्यूल तो सबको चाहिए था, अब हिटलर दरिया वोल्गा की सप्लाई लाइन को काटना चाहता था। आप नक्शे में देखें तो साफ जाहिर है कि दरिया को कहीं से भी काट कर जनूबी सोवियत रूस की सप्लाई लाइन तोड़ी जा सकती थी, लेकिन हिटलर ने इसे दरिया के मोड़ पर मगरबी तरफ के शहर स्टालिनग्राड से काटने का प्रोग्राम बनाया। इसके बज़ाहिर 2 बड़ी वजूहात थीं। पहली स्ट्रेटजिक वजह यह थी कि स्टालिनग्राड की फैक्ट्रीज से रशियन फोर्सेस को टैंक्स और तोपें सप्लाई होती थीं। दूसरी नफसियाती वजह थी, और वो ये थी कि इस शहर का नाम सोवियत डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के नाम पर स्टालिनग्राड था। इस पर कब्जा रशियन फोर्सेस के मोराल को तोड़ कर रख सकता था। चुनाचे हिटलर ने दरिया वोल्गा की सप्लाई लाइन को स्टालिनग्राड से ही काटने का हुक्म जारी कर दिया। 28 जून 1942 को यूक्रेन से 2 फौजें रवाना हुई। एक फौज, जिसे आर्मी ग्रुप ए का नाम दिया गया था, वो साउथ जनूबी रूस की तरफ मुड़ गई, जबकि दूसरी फौज ग्रुप बी ने स्टालिनग्राड की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। स्टालिनग्राड की तरफ बढ़ने वाली ग्रुप बी फौज में जो पैदल फौज थी, उसको 6th आर्मी का नाम दिया गया था, जिसके साथ टैंकों के दस्ते भी थे जो पेंजर्स कहलाते थे। इस फौज यानी ग्रुप बी की कुल तादाद इब्तदाई तौर पर 2,70,000 थी। अगले चंद माह में रीइंफोर्समेंट्स मिलने के बाद इस फौज की तादाद 1 मिलियन 10 लाख से बढ़ गई। इस आर्मी में जर्मनी के इत्तेहादी इटालियंस, रोमेनियंस, हंगेरियन, ऑस्ट्रियन और क्रोशिया के फौजी दस्ते भी शामिल थे। अगरचे इनकी तादाद क्या थी ये बात वाज़ेह नहीं है, मगर रूसियों पर अटैक के लिए ये सारी मजमूई तादाद काफ़ी थी।
दूसरी तरफ स्टालिनग्राड में रूसी भी इस अटैक से गाफिल नहीं थे। वहां जर्मन अटैक से निपटने की पूरी तैयारियां हो रही थी। अब एक नजर दोस्तों इस शहर पर भी डालते हैं। स्टालिनग्राड शहर की लंबाई तकरीबन 32 किलोमीटर थी, 32 किलोमीटर, और आबादी 4 लाख के करीब। शहर के मगरिब में दरिया डॉन था और मशरिक में द ग्रेट वोल्गा। यह शहर जनूबी और शुमाली दो हिस्सों में तकसीम था। ज्यादातर फैक्ट्रियां शुमाली हिस्से में नॉर्दर्न साइड पर थी, दरमियान में एक बड़ा रेलवे स्टेशन था और साउथ में जनूब में ज्यादातर आबादी थी। रूसी फौज ने शहर को बचाने के लिए सबसे पहले तो ये किया कि अनाज का सबसे बड़ा जखीरा और जानवर दरिया वोल्गा के दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए ताकि वो जर्मनों के हाथ न लग सकें। लेकिन 4 लाख शहरी जिन्हें इस खुराक की जरूरत थी, उन्हें जबरदस्ती शहर में रोक लिया गया। सोवियत डिक्टेटर स्टालिन का ख्याल था कि आम शहरियों की मौजूदगी में उन्हें बचाने के लिए रशियन फौजी ज्यादा जोशो खरोश से लड़ सकेंगे। फिर इस जंग में यह भी हुआ कि 16 बरस से 55 बरस के तमाम मर्दों खवातीन को फौजी सर्विस के लिए तलब कर लिया गया। खवातीन और बड़ी उम्र के बच्चों को हाथों में बेलचे थमाकर खंदकें खुदवाई गई ताकि जर्मन टैंकों की पेशकदमी रोकी जा सके। इसके अलावा दरिया वोल्गा के किनारे पेट्रोल के जखीरों को महफूज बनाने के लिए नन्हे बच्चों से मुशक्कत ली गई, चाइल्ड लेबर हुई, जो कि जंग अजीम में तकरीबन हर बड़े मुल्क ने किया। बच्चे स्ट्रेचर्स पर मिट्टी लेकर जाते और पेट्रोल के जखीरों के गिर्द हिफाजती दीवारें बनाते थे। इसके अलावा शहर में नस्ब एंटी एयरक्राफ्ट गन्स पर भी खवातीन को अपॉइंट किया गया, तैनात किया गया। शहर को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए स्टालिन ने हुक्म जारी किया कि जो शख्स भी बंदूक उठा सकता है वो शहर के दिफा के लिए पहुंच जाए, जो भागेगा उसे गोली मार दी जाएगी। स्टालिनग्राड में रशियन आर्मी की तादाद शुरू में महज 1,87,000 थी, 1,87,000। ताहम मुल्क भर से फौजी दस्तों की मुसलसल आमद की वजह से यह तादाद लड़ाई के आखिर तक 11 लाख तक पहुंच गई थी, 1.1 मिलियन। इन्हीं रूसी तैयारियों के दौरान 23 अगस्त 23 अगस्त को जर्मन फौजें स्टालिनग्राड के शुमाल में दरिया वोल्गा के किनारे पहुंची तो रूसी फौज के लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था, वो इसके लिए भरपूर तैयार थे। लेकिन फिर जल्द ही आसमान में जर्मन तैयारे नमूदार हुए और ये खूबसूरत शहर फना के रास्ते पर चल पड़ा। 23 अगस्त को जर्मन एयरफोर्स ने स्टालिनग्राड पर अटैक शुरू किया तो पहले ही रोज 1600 हमले किए, 1600 अटैक्स। इन हमलों में जर्मन जहाजों से 1000 टन वजनी बम गिराए गए। इस बमबारी से शहर में बनी लकड़ी की तकरीबन हर इमारत जलकर खाकस्तर हो गई। कंक्रीट की इमारतें भी ज़मींबोस हो रही थीं। दरिया के किनारे पेट्रोल के गोदाम और बहुत सा दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका था। ये बमबारी खास तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चलाने वाली रूसी खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए बहुत तकलीफ दे थी। वो नातजर्बाकारी की वजह से दुश्मन के सिर्फ 3 तैयारे ही तबाह कर पाई। हाँ, कुछ खवातीन गनर्स ने ऐसी यादगार लड़ाई बहरहाल लड़ी जिसने पहली नाकामी का दाग काफ़ी हद तक धो दिया और उनकी बहादुरी को इस जंग का एक यादगार वाक़या बना दिया। यानी हुआ ये कि शहर के शुमाल मगरबी हिस्से नॉर्थ वेस्ट में एक मुकाम पर 37 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नस्ब थीं जिनका तमाम अमला खवातीन पर मुश्तमिल था। इन बहादुर रशियन खवातीन ने अपनी गन्स का रुख शहर की तरफ बढ़ने वाले जर्मन टैंकों की तरफ करके फायर खोल दिया। उधर से जर्मन टैंक भी आग उगलने लगे। कई घंटों तक लड़ाई जारी रही और जर्मनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन आखिर में जर्मनों ने तमाम के तमाम 37 गन्स को तबाह कर दिया और खवातीन गनर्स या तो मारी गईं या मोर्चों में जाकर छुप गईं। लेकिन जैसे ही जर्मनों को यह इल्म हुआ कि उनका मुकाबला तो रूसी खवातीन से था, तो ये उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज था। बहरहाल दोस्तों, जर्मनों ने शहर पर फिजाई हमलों का सिलसिला जारी रखा। अंदाजन सिर्फ एक हफ्ते के दौरान फिजाई हमलों में, एयर स्ट्राइक्स में 40,000 शहरी मार दिए गए। शदीद बमबारी की वजह से आखिरकार 28 अगस्त को खवातीन, बच्चों और जख्मियों को कश्तियों के जरिए स्टालिनग्राड से निकाल कर ले जाया गया।
लेकिन मर्द शहरियों को ये इजाजत नहीं दी गई। उन पर लाजिम था कि वो शहर के अंदर रहकर अपनी फौज की मदद करते रहें। इस दौरान जर्मन फौज शहर को घेरने में मसरूफ रही। 31 अगस्त तक जर्मन फौज शहर के जुनूब में भी दरिया वोल्गा के किनारे पर काबिज हो चुकी थी। मगरिब की तरफ से भी उसके फौजी दस्ते पहुंच चुके थे। अब शहर तीन अतराफ से जर्मनों के घेरे में आ चुका था। सिर्फ मशरकी सिमत में दरिया से रूसियों को कोई ना कोई मदद मिल सकती थी, लेकिन ये रास्ता भी जर्मनों की फिजाई और जमीनी बमबारी की जद में था। यूं स्टालिनग्राड में मौजूद रूसी फौजें अमली तौर पर मैसूर होकर रह गई थीं। शहर को घेरे में लेने के बाद 13 सितंबर को जर्मनों ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बाकायदा पेशकदमी शुरू कर दी। इन हमलों को भी जर्मन एयर फोर्स ही लीड कर रही थी। आप जरा फिजाई हमलों की शिद्दत पर खुद गौर करें। 16 से 25 सितंबर के दौरान यानी 9 दिन में स्टालिनग्राड पर 9,786 हमले किए गए, यानी 975 हमले रोजाना। जर्मन तैयारों की दहशत इतनी थी कि कोई रूसी तैयारा दिन में स्टालिनग्राड नहीं जा सकता था। रूसी तैयारे रात की तारीकी में उड़ते थे और जर्मनों पर हल्की फुल्की बमबारी करके वापस भाग आते थे। यानी जर्मनों को स्टालिनग्राड के महाज पर मुकम्मल फिजाई बर्तरी हासिल थी। जर्मन एयर फोर्स से बचने के लिए रूसियों ने एक नई स्ट्रेटजी अपना ली, जिसे इंग्लिश में हगिंग द जर्मन्स कहा जाता है, यानी जर्मनों को गले लगाओ। इस स्ट्रेटजी का मतलब ये था कि रूसी फौजी जर्मनों के इतना करीब जाकर लड़ेंगे कि जर्मन तैयारों के पास बमबारी का ऑप्शन ही ना रहे। जाहिर है, ऐसे में अगर वो बमबारी करते हैं तो उनके अपने जर्मन सोल्जर भी तो मारे जाएंगे। सो इस स्ट्रेटजी के तहत रूसियों ने स्टालिनग्राड के एक एक घर और एक एक गली को मोर्चे में तब्दील कर दिया। जर्मन एक इमारत पर कब्जा करते तो रूसी दूसरी इमारत में पोजीशन ले लेते। जब जर्मन उस तरफ बढ़ते तो रूसी फौजी सीवरेज लाइंस और खंदकों के जरिए ट्रेंचेस से होते हुए पहली वाली इमारत में वापस आ जाते, जिसकी वजह से जर्मनों को पलटकर एक बार फिर इसके लिए लड़ना पड़ता। चूहे बिल्ली के इस खेल से जर्मन इस बुरी तरह जिच हो गए थे कि वो इसे रैट वॉर या चूहों की जंग कहने लगे थे। जल्द ही इस रैट वॉर में नौबत यहां तक पहुंची कि तबाहशुदा इमारतों के एक एक कमरे के लिए जंग होने लगी। अब पोजीशंस भी इस तरह बताई जाने लगी थी कि फलां इमारत के किचन पर हमारा कब्जा हो गया है, बेडरूम के लिए लड़ाई जारी है, इसके लिए और ये चाहिए, जल्दी भेजें। बहरहाल हगिंग द जर्मन्स तकनीक से दोस्तों रूसियों ने जर्मनों को इस हद तक जिच बहरहाल कर दिया कि वो किसी भी अहम टारगेट पर कब्जा बरकरार नहीं रख पा रहे थे। मिसाल के तौर पर शहर के रेलवे स्टेशन का कंट्रोल 6 घंटे में 14 बार तब्दील हुआ, विदिन 6 आवर 14 टाइम्स, जो आखिर में फिर जर्मन फोर्सेस के ही कब्जे में आया। इसी तरह अनाज के गोदाम में जहां फौजियों के लिए खुराक जखीरा थी, वहां महज 50 रशियंस ने 15 रशियन सोल्जर्स ने हजारों जर्मन्स को 5 दिन तक रोके रखा। इनमें से 40 मारे गए, लेकिन 10 फौजी फिर भी बचकर निकल गए और जाते हुए गोदाम में मौजूद अनाज को आग लगा गए। रूसी मुजाहमत का एक और एलिमेंट दोस्तों स्नाइपर्स भी थे। स्टालिनग्राड की एक एक इमारत, एक एक मलबे के ढेर में कोई ना कोई स्नाइपर छुपने की जगह बहरहाल थी। मलबे के इन्हीं ढेरों के दरमियान एक रूसी स्नाइपर वेस्ली ज़ाइस्टफ ने 225 225 जर्मनों को मौत के घाट उतारा। मशहूर ज़माना फिल्म एनिमी एट द गेट्स इसी रशियन स्नाइपर की स्टोरी से मुतासिर होकर बनाई गई थी, थोड़ा सा फिक्शन एलिमेंट ऐड करके। लेकिन रशियंस की इतनी शदीद तरीन मुजाहमत के बावजूद जर्मन फोर्सेस मुख्तलिफ सिमतों से शहर में पेशकदमी करते जा रही थी। गो के ये पेशकदमी बहुत सुस्त थी, लेकिन कामयाबी से जारी तो थी। अक्टूबर के शुरू तक शहर का ज्यादातर जुनूबी हिस्सा सदर्न पार्ट जर्मनों के कंट्रोल में आ चुका था। 7 अक्टूबर को जर्मन फोर्सेस ने जुनूबी इलाके में नाजी परचम लहरा दिया और जर्मन मीडिया ने ऐलान कर दिया कि ये हिस्सा फतह हो गया है। अब लड़ाई शुमाली हिस्से में नॉर्थ पार्ट में शिफ्ट हो चुकी थी और यहाँ आप जान चुके हैं कि रशियन फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज थी। ये स्टालिनग्राड का फैक्ट्री एरिया था। इनमें सबसे मशहूर स्टालिनग्राड ट्रैक्टर फैक्ट्री थी। 1942-1942 में ये फैक्ट्री रशियंस की एक अहम दिफाई लाइन भी थी। 14 अक्टूबर को जर्मनों ने ट्रैक्टर फैक्ट्री पर भरपूर हमला कर दिया। इस दौरान करीबी फैक्ट्रीज पर कब्जे की लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रूसियों ने
यहाँ भी हगिंग द जर्मन स्ट्रेटजी ही को कामयाबी से इस्तेमाल किया। वो वसीओरीज प्लांट्स के बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में पोजीशंस लेकर जर्मनों से लड़ते रहे। जर्मनों की शदीद बमबारी से जो इमारत तबाह होती, वो उसके मलबे में मोर्चे बनाकर बैठ जाते और लड़ाई जारी रखते। अक्टूबर के आखिर तक जर्मनों ने शदीद नुकसानात उठाने के बाद एक एक करके इन फैक्ट्रीज पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद एक जश्न फतह हुआ। लेकिन ये जरा मिठाई पहले खा लेने वाली बात थी। वो कैसे? मर्क्यूरियस फैलोज जब 1942 का महीना नवंबर शुरू हुआ तो शहर का 90% हिस्सा जर्मनों के कंट्रोल में आ चुका था। शहर में दरिया वोल्गा के किनारे किनारे कुछ पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस रह गई थीं, जहां रूसी फौजी अब भी डट कर लड़ रहे थे, लेकिन बाकी पूरा शहर, सारा स्टालिनग्राड जर्मनों के कंट्रोल में था। जर्मन्स ने फौरन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि स्टालिनग्राड फतह हो गया, स्टालिनग्राड फतह हो गया। 8 नवंबर को हिटलर ने जर्मनी के मरकजी शहर म्यूनिख में जश्न फतह मनाया, सेलिब्रेशंस की और मुबारकबादें वसूल की। लेकिन कामयाबी का यह जश्न कबल अज़ वक्त था, प्रीमेच्योर था। शहर अभी मुकम्मल तौर पर कहाँ फतह हुआ था, बल्कि इसके उलट ये था कि अब रूसियों का पलड़ा भारी होने का वक्त आन पहुंचा था। लाखों रूसी फौजी दरिया वोल्गा के मशरकी किनारे पर आन पहुंचे थे और जर्मनों पर बड़े हमले की तैयारी शुरू हो चुकी थी, यानी सोवियत फोर्सेस के लिए मदद आन पहुंची थी। इस इंतहाई क्रिटिकल मौके पर हिटलर ने 2 बहुत बड़े ब्लंडर किए, तारीखी गलतियां की, ऐसे ब्लंडर्स जिन्होंने जंग का पांसा ही पलट कर रख दिया। इनमें पहला ब्लंडर था अपनी फौज की एयर सपोर्ट को खत्म करना। आपने दोस्तों जान लिया है कि रूसियों के खिलाफ जर्मन्स का सबसे बड़ा हथियार उनकी एयरफोर्स ही थी, लेकिन अब जबकि रूसियों का जवाबी हमला बहुत करीब था, तो हिटलर ने अपने ज्यादातर तैयारों को, ज्यादातर फाइटर प्लेन्स को स्टालिनग्राड से शुमाली अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह यह थी कि वहां तैनात नाजी जनरल रोमेल को शिकस्त हो गई थी, जिसके बाद से अफ्रीका के महाज पर बरतानिया और इत्तेहादियों की पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी थी। हिटलर ने शुमाली अफ्रीका में अपनी फोर्सेस की मदद के लिए स्टालिनग्राड का महाज खाली कर दिया, जिसके बाद स्टालिनग्राड में जर्मनों के पास एयर सपोर्ट के नाम पर सिर्फ 402 तैयारे रह गए थे, जो कि नाकाफी थे, ओनली 402। दूसरा बड़ा ब्लंडर हिटलर ने यह किया कि स्टालिनग्राड के इर्द गिर्द मौजूद अपनी इत्तेहादी फौजों की मदद के लिए फोर्सेस भेजने में मुसलसल ताखीर करता रहा। आप जान चुके हैं कि जर्मनों के साथ इटालियन, रोमानियन और हंगेरियन दस्ते भी थे। इन फोर्सेस ने शहर के गिर्द हिफाजती हसार बनाकर इसे मुहासरे में ले रखा था। शहर के जुनूबी तरफ सौदर्न पार्ट में रोमानिया की 4th आर्मी तैनात थी, शुमाली तरफ 3rd आर्मी और अतालवी 8th आर्मी तैनात थी। लेकिन इन फोर्सेस के पास एंटी टैंक वेपन्स और जदीद हथियारों की शदीद कमी थी। ये फोर्सेस दरिया वोल्गा के पार दुश्मन की तैयारियां देख रही थी। इन्होंने बार बार जर्मनों से मजीद हथियार और कुमक भेजने की, मदद और असलहा भेजने की दरख्वास्त की, लेकिन हिटलर ने इनकी कोई मदद फौरी नहीं की। फिर इत्तेहादी ही क्यों, खुद जर्मन कमांडर्स भी बहुत ज्यादा जानी नुकसानात और दुश्मन की भरपूर तैयारियों से परेशान थे। मौसम सरमा अलग कहर ढा रहा था, बर्फबारी हो रही थी और दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड -18 तक पहुंच चुका था, बल्कि इससे भी नीचे जा रहा था। जर्मन फोर्सेस के पास विंटर सीजन के मुताबिक ना तो कपड़े थे और ना दूसरा सामान था, बल्कि उनकी तो पूरी सप्लाई लाइन ही अब मुतासिर हो चुकी थी। इन हालात में जर्मन कमांडर्स ने एडोल्फ हिटलर से दरख्वास्त की कि वो स्टालिनग्राड खाली करके मगरिब में दरिया डॉन के किनारे डिफेंस लेने की इजाजत दे दें। लेकिन हिटलर की अना को पीछे हटने की जिल्लत गवारा नहीं थी। उसने सख्ती से इनकार कर दिया और यही इनकार उसे भी और उसकी फौज को भी बहुत महंगा पड़ा। 19 नवंबर 19 नवंबर रूसियों के बड़े जवाबी हमले का दिन था। अब उन्हें डिफेंस नहीं, अटैक करना था। ऑपरेशन यूरेनस के नाम से लॉन्च किए जाने वाले इस अटैक में 10 लाख रूसी फौजी शामिल थे, 1 मिलियन रशियन आर्मी। रशियंस ने 2 हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ की तरफ से, शुमाल और जनूब से पेशकदमी की।
रशियन फोर्सेस दरिया वोल्गा को अबूर करके रोमानियन पोजीशंस पर टूट पड़े। रूसियों की तूफानी पेशकदमी के सामने रोमानियन फौजी दस्ते चंद रोज में ढेर हो गए, तो दोनों रूसी फौजें रास्ते की हर मुजाहमत को कुचलते हुए स्टालिनग्राड के मगरिब में कालाच के कस्बे में इकट्ठी हो गई। महज 3 रोज के अंदर स्टालिनग्राड रूसियों के मुहासरे में आ गया था। अब कम से कम 3 लाख जर्मन्स और उनके इत्तेहादी फौजी शहर में ट्रैप हो चुके थे। इनमें हजारों की तादाद में वो रूसी शहरी भी शामिल थे जिन्हें जर्मनों ने कैदी बनाकर अपनी फौज में शामिल कर लिया था। जर्मन उन्हें हिवीज कहते थे, यानी वॉलंटियर्स। अब दोस्तों, जर्मन फौज अपने इत्तेहादियों समेत स्टालिनग्राड में ट्रैप हो चुकी थी, यानी मुहासरा करने वाले अब खुद मुहासरे में थे। लेकिन इस मौके पर भी इस फौज के पास एक आखिरी चांस था कि वो दुश्मन का घेरा तंग होने से पहले पहले शहर से निकल भागे। ऐसा मुमकिन भी था, लेकिन इस मौके पर हिटलर ने एक और ब्लंडर कर दिया। उसने फंसी हुई अपनी जर्मन फौज के कमांडर पॉलस को पैगाम भेजा कि घेरा तोड़कर निकलने की कोशिश ना करना। मैं इमदादी फौज, मैं कुमक, मैं हेल्प भेज कर तुम्हें बचा लूंगा। जर्मन कमांडर ने हिटलर का हुक्म मान लिया और यूं अपनी फौज की तबाही पर आखिरी मोहर लगा दी। हिटलर ने अपने एक फील्ड मार्शल मेनस्टाइन की कमान में एक इमदादी फौज, यानी मददगार फौज, यूक्रेन की तरफ से स्टालिनग्राड की तरफ रवाना कर दी। इस फोर्स को आर्मी ग्रुप डॉन का नाम दिया गया। इस फोर्स ने विंटर स्टॉर्म के कोड नेम से स्टालिनग्राड की तरफ पेशकदमी शुरू की और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। जर्मनों का मंसूबा यह था कि स्टालिनग्राड का घेरा तोड़ने के बाद वो शहर और दरिया वोल्गा के किनारे अपनी पोजीशंस बरकरार रखेंगे। ताहम रशियंस ने तेजी से हरकत की और जर्मन रिलीफ फोर्स का रास्ता रोक लिया। स्टालिनग्राड से 48 किलोमीटर दूर विंटर स्टॉर्म थम गया और मैसूर ट्रैप्ड जर्मन्स को बचाने की यह वाहिद कोशिश नाकाम हो गई। इस दौरान चंद जर्मन तैयारे स्टालिनग्राड में इमदादी सामान पहुंचाते रहे, लेकिन यह सामान मिकदार में बहुत थोड़ा था। मैसूर जर्मन फौज को रोजाना कम से कम 700 टन खुराक और दूसरा सामान चाहिए था। जर्मन एयरफोर्स ने पहले 500 टन और फिर 300 टन रोजाना सामान पहुंचाने की हामी भर ली, लेकिन जर्मन फिजाइया पहले पूरे हफ्ते में 7 दिन में सिर्फ 350 टन सामान ही डिलीवर कर पाई, यानी 300 टन रोजाना के बजाय 7 रोज में कुल 350 टन। इसमें भी खुराक सिर्फ 14 टन थी, बाकी तो फ्यूल वगैरह जैसी चीजें थी। जर्मनों के लिए आइंदा हफ्तों में भी यही सूरत हाल थी और ये कुछ बेहतर होती नजर नहीं आ रही थी। नाजी यानी जर्मन एयरफोर्स की इस नाकामी की कई वजूहात थी। एक तो आप जान चुके कि इनके पास तैयारों की शदीद कमी थी या हो चुकी थी, और जितनी कुछ एयरफोर्स थी, जितने कुछ तैयारे बाकी थे, वो इंतहाई सर्द मौसम, खराब मौसम में परवाजें भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दूसरी वजह भी थी, वो ये कि रूसी तैयारे जर्मन बेसिस पर अब तबाहकुन हमले कर रहे थे और बचे कुचे जर्मन तैयारों को उड़ा रहे थे। आप देखें कि 18 जनवरी को रूसियों ने एक जर्मन एयरबेस पर 50 तैयारे तबाह कर दिए। अब सूरत हाल ये थी कि स्टालिनग्राड में जर्मन्स के लिए हालात गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे थे। जर्मन्स को राशन के नाम पर 100-200 ग्राम ब्रेड रोजाना मिलती थी। यहाँ तक कि फौज के लिए सामान लाने वाले घोड़ों को भी हलाक करके खाया जा रहा था, लेकिन घोड़ों का गोश्त सर्दी से इस बुरी तरह जम जाता था कि इसे आरी से, सख्त और तेज औजार से काट कर खाना पड़ता था। फौजियों की वर्दियां चीथड़ों में बदली जा चुकी थीं। सर्दी से बचने के लिए रूसियों की छोड़ी हुई फटी पुरानी वर्दियां और बैंडेजेस के टुकड़े तक ओढ़े जा रहे थे। कुछ फौजी तो डेस्परेशन में आवारा कुत्तों और मुर्दा घोड़ों की खालों से दस्ताने और लिबास बनाने की कोशिशें भी कर रहे थे, मगर सख्त सर्दी और भूख अनगिनत जानें लेती जा रही थी। हजारों फौजियों की लाशें बर्फ पर जा बजा बिखरी हुई थीं और इन पर मातम करने वाला एक तरफ, इन्हें तो दफन करने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ जर्मनों का मुहासरा करने वाले रूसी फौजी बिल्कुल रिलैक्स थे। उनके पास सर्दियों से बचने का सामान भी था और असलहा भी था। वो जर्मनों पर फायरिंग कम करते थे और उन्हें टॉन्ट, शर्मिंदा और परेशान ज्यादा करते थे ताकि वो घबरा कर हथियार डाल दें। जर्मनों को ज़हनी अजियत पहुंचाने के लिए उनकी पोजीशंस के करीब हिटलर के पुतले नस्ब कर दिए जाते थे। इन हिटलर के पुतलों के गले में एक कार्ड लटकाया जाता था जिस पर लिखा होता था, मुझ पर फायर करो।
हर पुतले के अंदर 2 ग्रेनेड भी रूसियों ने छुपा रखे थे कि अगर कोई जर्मन इस पुतले को हटाना चाहे तो हटाते वक्त पुतला धमाके से फट जाए। रूसियों ने एक और काम यह किया कि जर्मन पोजीशंस के करीब लाउड स्पीकर्स नस्ब कर दिए। इन स्पीकर से मुसलसल उदास म्यूजिक बजाया जाता और वक्फे वक्फे से ऐसे पैगाम नशर किए जाते जिनसे जर्मन्स का मोराल डाउन होने का इम्कान। दिसंबर और जनवरी के 2 महीने जर्मनों ने इसी नाकाबिले बयान अजियत में गुजारे, लेकिन हिटलर अब भी सरेंडर पर तैयार नहीं था। 30 जनवरी को हिटलर ने मैसूर फौज के कमांडर जनरल पॉल्स को फील्ड मार्शल के रैंक पर प्रमोट कर दिया। हिटलर का ख्याल था कि इस रैंक के नाजी अफसर ने कभी हथियार नहीं डाले, लेकिन जर्मन फोर्सेस की जमीनी पोजीशन इतनी खराब हो चुकी थी, लाखों की तादाद में लाशें गिर चुकी थी, ऐसे में ओहदे भला क्या बेचते थे। फील्ड मार्शल के बस में कुछ भी नहीं था। 31 जनवरी 31 जनवरी को नए नए जर्मन फील्ड मार्शल सीधे रूसी फौज के हेडक्वार्टर पहुंचे। रास्ते में हर दूसरे कदम पर उनके अपने साथियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। उनको क्रॉस करते हुए वो रूसी कैंप में आए और सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। 2 फरवरी को उनके हुक्म पर शहर में मौजूद तमाम जर्मन फौजी हाथ उठाए अपनी अपनी पनाहगाहों से बाहर निकल आए और खुद को रूसियों के हवाले करने लगे। घेरे में आए 2 लाख जर्मन फौजियों में से बमुश्किल 91,000 जर्मन्स और बहुत थोड़ी तादाद में इत्तेहादी जिंदा बचे थे। बाकी सर्दी से या फायरिंग से मारे जा चुके थे। हथियार डालने वालों को रूसी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए कि 1 लाख के करीब जाने बचाने के लिए हथियार डालने वाले गिरफ्तार जर्मन्स में से महज 6,000 ही जिंदा बचकर जर्मनी वापस आए। बाकी सब उन्हीं कैंपों में दम तोड़ गए। स्टालिनग्राड की लड़ाई में जर्मन और उनके इत्तेहादी जो एक्सिस पावर्स कहलाते थे, उनके 6.5 लाख से 7.5 लाख तक फौजी हलाक और जख्मी हुए। लेकिन दूसरी तरफ रूसी फौज जो कि डिफेंस पर थी शुरू में, उनका नुकसान बहुत ज्यादा था। उनके 11,28,000 से ज्यादा फौजी हलाक या जख्मी हुए, यानी 1.1 मिलियन से ज्यादा। इन नुकसानात के बावजूद ये जंग रूस ने बहरहाल जीत ली थी और ये स्टालिनग्राड की फतह एक फैसलाकुन विक्ट्री थी। इसकी वजह से हिटलर को जनूबी रूस में लड़ने वाली उस फोर्स को भी वापस बुलाना पड़ा जिसे तेल के कुओं पर कब्जे के लिए भेजा गया था, यानी आर्मी ग्रुप ए। स्टालिनग्राड में हथियार डालने के बाद सोवियत रूस में जर्मनों को एक के बाद एक महाज पर मुंह की खाना पड़ रही थी, क्योंकि अब उनकी फौज मोमेंटम खो चुकी थी और रशियन आर्मी मोमेंटम हासिल कर चुकी थी। हथियार डालने के महज 2.25 बरस बाद हिटलर ने खुदकुशी कर ली और जर्मन नाजी एम्पायर खत्म हो गया। साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये अहम तरीन लड़ाई द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बहुत कॉम्प्लेक्स जंग थी। हमने कोशिश की है कि इसे सादा और आसान फहम इस तरह बना सकें कि वाक़यात और हकायक फैक्ट्स बिल्कुल दुरुस्त रहें और आपको इस जंग की कहानी पूरी तरह समझ भी आ जाए। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की और बहुत सी जंगें हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। माय क्यूरियस फेलोज द ग्रेट जनरल्स एंड बैटल्स का ये दूसरा सीज़न है। पहले सीज़न में हमने तारीख के अजीम जनरल खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली और फतूहात पर शानदार एक साथ असल नक्शों, एनिमेशंस और रेफरेंसेस के साथ बनाई थी। आपने अगर अभी तक ये नहीं देखी तो यहाँ टच कर लीजिए। यहाँ देखिए हिटलर की बायोग्राफी और ये रही फाशिस्ट मुसोलिनी की दास्तान हयात।